अच्छा, ये एयरफोन निकाल दो, मैं फालतू में बैठा हूँ, मेरा वो काम नहीं है। थ्री स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्रिपेयर सैंपल्स ऑफ बेंजोइक एसिड from the alkaline hydrolysis of methyl benzoate. Sodium benzoate is the salt formed, which is then acidified with hydrochloric acid to form C6H5COH। ठीक है, हम सबको पता है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं इसकी, और फिर इसके अंदर एसिड डालते हैं ताकि आपके पास बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, तो सबको यही टास्क मिला और सबने यहाँ पे आपके पास बैलेंस इक्वेशन लिखी है। द स्टूडेंट्स यूज द फॉलोइंग मेथड: put 1.242 grams of liquid methyl benzoate into a 50 centimeter cube round bottom flask. Prepare 100 cm cube of 1 mole per dm cube aqueous sodium hydroxide, मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वाली चीज पूछी हुई होगी आपको। Add 10 centimeter cube and excess of the prepared NaOH aqueous to the round bottom flask. Add some anti-bumping granules to the round bottom flask. Fit a condenser to make reflux apparatus. Reflux the reaction mixture for 20 minutes. Allow the reaction mixture to cool and carefully pour the liquid into a beaker. ठीक है, फिर acidify the liquid with dilute hydrochloric acid. Filter the mixture formed in step 7. Purify the benzoic acid by recrystallization from hot water. Filter, dry and record the mass of pure benzoic acid obtained. ठीक है, एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल्स मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो रिएक्शन होता है वो थोड़ा सा वायलेंट होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा स्प्लैशिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उसमें हम एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल्स डाल देते हैं, वो उसकी जो विगर होती है ना उस रिएक्शन की, जो स्प्लैशिंग हो रही होती है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, बस इनका बस ये काम होता है, इसके अलावा और कुछ खासा इनका काम नहीं होता। सही है। The next thing that they're asking you, calculate the volume of methyl benzoate used in step 1. Give your answer to the nearest 0.05 cm cube. ठीक है, so methyl benzoate का इतना मास था क्या? सही है, आपको मास दिया हुआ है, हमने इस मास की मदद से जो है वो डेंसिटी, हमें डेंसिटी दी हुई है, हमें जो है वो निकालना है इसका क्या कहते हैं वॉल्यूम क्या है। सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम। सो बेसिकली द वॉल्यूम कैन बी वर्कड आउट बाय डिवाइडिंग द मास बाय डेंसिटी। ठीक है जी, डेंसिटी मास क्या था 1.242 ग्राम्स, so 1.242 grams divided by the density that is 1.08। ठीक है, हमारे पास आंसर ग्राम डिवाइड बाय ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, मेरे पास सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा आंसर। सो व्हाट इज दिस आंसर वर्किंग आउट टू बी? 1.15 cm क्यूब अकॉर्डिंग टू मनाल। ठीक है, तो मैं 1.15 लिख रहा हूँ, साथ साथ इसकी मार्किंग भी खोल लेते हैं क्योंकि मुझे मेरे आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ आफ्टर दीज मेनी डेज ऑफ केमिस्ट्री, तो इसको भी देख लेते हैं साथ साथ, ये ना हो कुछ गलत ही पढ़ा दूं मैं। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आइडेंटिफाई अ सुटेबल पीस ऑफ apparatus टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ मिथाइल बेंजोएट रिक्वायर्ड इन स्टेप 1। तो भाई स्टेप 1 में अगर हमने ये वॉल्यूम ऑफ मिथाइल बेंजोएट चाहिए तो हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए? यू शुड यूज अ ब्यूरेट। ठीक है जी, इसमें पेपेट नहीं लिख सकते क्योंकि हम सबको पता है पेपेट जो है वो 10 cm क्यूब या फिर 25 cm क्यूब का ही आता है, इसके अलावा तो आपके पास कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, सो वी शैल यूज अ ब्यूरेट। उसके बाद कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH दैट इज नीडेड टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन इन स्टेप 2। तो स्टेप 2 में क्या है? 100 cm क्यूब 1 मोल पर डीएम क्यूब एक्वियस सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, हमें इसका मास निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले मोल्स निकाल लें कॉन्सेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करके। तो 1 into 100 GMU, बकवास सवाल है ये तो। 1 into 100 into 10 to the power -3, ऐसा पेपर आ जाए तो मजा आ जाए। ठीक है, एक सेकंड बताता हूँ मरियम, ये क्या आ गया? ये आ जाएगा 0. ये क्या आएगा? 1 2 3, हाँ 0.1 मोल्स आ जाएंगे ये। वी आर गेटिंग 0.1 मोल्स एंड देन वी कैन वर्क आउट द मास बाय मल्टीप्लाइंग द मोल्स बाय द MR ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का MR क्या होता है? 23 plus 16 plus 1 and you will get your mass of NaOH required। सर ये चेक कर ले ओ लेवल का। अभी पता लगेगा थोड़ी देर में, अभी तुम्हें पता चलता है ओ लेवल का तो नहीं है ये, अभी देखना। अच्छा, हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 4 ग्राम आ रहा है। ज्यादा बेटर क्या है, इसको कैसे लिखूं? बिकॉज 1.00 और ये भी 3 सिग्निफिकेंट हमारे पास आंसर्स थे। सो बी क्वेश्चन में हमारे पास डेटा थी तो मैं इसको 4.00 लिख रहा हूँ। ठीक है, एटलीस्ट 3 सिग्निफिकेंट लिख रहा हूँ, वरना 4.0 भी आपके पास एक्सेप्टेड है, तो 4.0 लिख दूंगा, मसले की बात नहीं। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा सर मेजरिंग सिलेंडर का मतलब है? मेजरिंग सिलेंडर मेरा बच्चा मरियम तब इस्तेमाल होगा जब तुम्हें बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब कोई चीज एक्सेस में है, जैसे फॉर एग्जांपल
10 centimeter cube and excess of the prepared NaOH is on bottom glass. You can use a measuring cylinder for this. वैसे तो हम prepared इस्तेमाल करें, 10 cm cube चाहिए तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोई चीज ऐसी है ना, कैटलिस्ट है, एक्सेस में चाहिए उसको, ठीक है, वो हो ना हो, उसके कोई खासा उसकी बहुत एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए नहीं, एग्जैक्ट वॉल्यूम पे चाहिए नहीं है, तो हम उसको मेजरिंग सिलेंडर से करिए, ठीक है। 1.15 is too accurate to be measured by a measuring cylinder, so we can't use a measuring cylinder in this case, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, student 1 added the mass of NaOH calculated in A3 to the beaker. Describe the steps the student should take to make 100 cm cube of Limca. Give the name and capacity of any apparatus that should be used. Write your answer using a series of numbered steps. तो भाई step 1 क्या होना चाहिए? So 4 gram dissolved in distilled water. Okay जी, dissolve 4.00 gram of NaOH in distilled water. और इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? इन अ बीकर। सबसे पहले आप बीकर इस्तेमाल करोगे, इन अ बीकर। फिर क्या करना है हमने? dissolve 4.0 beaker and use a stirrer to make sure everything is dissolved. चलिए ये लिख लिया हमने। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होना चाहिए? हाँ, लंबी करनी है, लंबी कर दो, और लंबी कर दो, कोई मसले की बात नहीं। आप नहीं भी लिखोगे मसला का नहीं होगा, लेकिन लंबा करो, ठीक है। 3 मार्क का उसने लिखा है ना, तो हम करें। ट्रांस वी विल पुट द बीकर इनटू द वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड विल आल्सो ट्रांसफर द वॉशिंग फलाना ढिमका। सो pour the solution in the beaker into A। अच्छा, अब उसकी apparatus की हमें वो भी देनी है ना, कैपेसिटी भी देनी है, तो वो कौन सी चाहिए? 100 cm क्यूब है उसकी कैपेसिटी। Pour the solution in the beaker into a 100 cm cube volumetric flask and, बल्कि ये लिख लेते हैं, फिर तीसरा लिखते हैं, ट्रांसफर वॉशिंग्स ऑफ बीकर एंड स्टिरर to volumetric flask, and then you're going to see fill up the volumetric flask up to 100 cm cube with distilled water। ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो कि व्हेन नियरिंग द मार्क यूज अ ड्रॉपर टू ऐड ड्रॉप वाइज एंड फलाना ढिमका, अगर आपके पास जगह हो। अगर जगह रन आउट हो गई और आपने बातें लिख दी हैं, तो जरूरी नहीं आप फिर उसको और लंबी करें, ठीक है। मतलब यहाँ पे डोंट गो आउट एंड राइट आउट द लाइन। आपने मेन पॉइंट्स लिख दिए ना, आप उस पर फोकस नहीं करना कि मैं यहाँ पे लिखूँ कि भाई ड्रॉपर भी इस्तेमाल करो फलाना ढिमका। 3 मार्क्स का, 9 मार्क्स का नहीं था। Student 2 prepared 0.1 mole per dm cube NaOH instead of 1 mole per dm cube NaOH in step 2. State how this could affect the final mass of benzoic acid formed. Explain using your calculations how you came to this conclusion। ठीक है, तो इस गधे ने जो है वो पूरा जो है वो 10⁻⁻1 की डिफरेंस से उसने सोल्यूशन बना दिया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 1 ही मेड अ 0.1, ठीक है। पता नहीं कुछ शायद हो सकता है क्रैक केस हो, या जो है वो पढ़ गलत दिया हो सकता है, ठीक है। सो अच्छा, ओके, तो अगर इसने 0.1 का बना लिया इंस्टेड ऑफ 1, ठीक है, दैट मींस वी हैव गॉट फ्यूअर मोल्स। हमारे पास क्या होंगे? वी विल हैव फ्यूअर मोल्स। आप अगर उतनी ही 10 सेंटीमीटर क्यूब 82 का पेपर देकर आए हो, हाँ हो सकता है, क्या पता। सो अब आपके पास क्या है? ही हैज गॉट फ्यूअर मोल्स, राइट। जब आप 1 मोल पर डीएमक्यू इस्तेमाल करते थे एट 10 एन एक्सेस ऑफ द प्रिपेयर्ड NaOH, ठीक है। दिस वाज सपोज्ड टू बी इन एक्सेस, ये लिमिटिंग नहीं होना चाहिए था हमारा, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इस बंदे ने जो है वो जो ये इस्तेमाल कर रहा है, इसमें बहुत ज्यादा कम मोल्स होंगे। मतलब हमें जितने मोल्स चाहिए था उससे काफी मिकदार में हमारे पास कम मोल्स होंगे। अच्छा, अब हमें जो है वो इस चीज को जस्टिफाई भी करना है बाय आर कैलकुलेशन, ठीक है। वी हैव टू जस्टिफाई दिस एज वेल। अच्छा,
किसी के लिए नहीं, मतलब स्टैंडर्ड वॉल्यूम्स आते हैं इसमें, ठीक है। अब 100 CMQ का बनाया तो 100 CMQ का भी वाटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होता है, 250 CMQ का भी होता है, ठीक है। हो सकता है 50 CMQ को भी होता हो, तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। वैसे 100 और 250 वाले रेडिली अवेलेबल होती हैं, ठीक है। सिर्फ 250 नहीं है, 100 और 250 दोनों अवेलेबल है। अच्छा, अब हमने इसको जो है ना क्या करना है, कैलकुलेशन से प्रूव करना है अपने पॉइंट को कि इस बंदे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मोस्ट प्रोबेबली ही हैज गॉट फ्यूअर मोल्स ऑफ NaOH, सो वी ही विल गेट फ्यूअर मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड एंड क्या कहते हैं, उससे फिर सारा उसकी कम हो जाएगा। लेकिन इसको हम पहले जस्टिफाई करें, यहाँ पे लिखने से पहले लेट्स फर्स्ट डू दी कैलकुलेशन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे करूं कि बिफोर, यानी बिफोर क्या, यूजिंग 1 मोल/dm³ NaOH, ठीक है। जब आप 1 मोल/dm³ NaOH इस्तेमाल कर रहे हो, जब तुम्हें सोल्यूशन बनाना होता है मरियम, यू डू इट विद अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, देयर इज नो अदर apparatus दैट इज यूज्ड पार्ट फ्रॉम अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ठीक है, जब तुम्हें एक्यूरेट सोल्यूशन बनाना है। अच्छा, यूजिंग 1 मोल/dm³ NaOH, अगर हम 1 मोल/dm³ इस्तेमाल करते तो मोल्स कैसे निकलते, 1 इंटू, और हम डाल कितना रहे थे, हम डाल रहे थे, अच्छा वैसे तो ये एक्सेस में था, सही है, ओके 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 ओके। इसको हम ऐसे सपोर्ट नहीं करते, इसको ऐसे कर लेते हैं। ऐसा करती हैं कि हमने मोल्स निकाले थे इसके बेंजोएट। अच्छा, मैं समझाया तो मैं कर क्या रहा हूँ, ताकि आप लोग समझा रहे, साथ साथ हम कर लेंगे फिर उसको बाद में। बेसिकली मैं ये निकाल रहा हूँ कि मिथाइल बेंजोएट के जो ये मास है ना, इस ये कितने मोल्स है बेसिकली, सबसे पहले हम ये निकालेंगे। फिर इस मोल्स को, इस अमाउंट ऑफ मोल्स को कितने NaOH के मोल्स चाहिए हैं टू रिएक्ट, ठीक है। अब फिर हम देख लेंगे, मुझे पता है 10 cm³ तो एक्सेस है ना, तो हमने जो अब किया है हम उसको फिर देख लेंगे कि जो एक्सेस में आ रहा है ये नहीं आ रहा, हम उस तरीके से अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं C6H5COCH3 के मोल्स निकाल रहा हूं, और ये देख लूंगा कि NaOH के कितने मोल्स रिक्वायर्ड है फॉर अ कंप्लीट रिएक्शन, ठीक है। और फिर देख लेंगे आगे पीछे कि हमें और क्या चीजें देखनी है। So let's work out the moles of C6H5COOCH3, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मास अपॉन MR यार, यानी 1.242 डिवाइडेड बाय योर MR ऑफ मिथाइल बेंजोएट इज 136। सो 136 से आपने डिवाइड कर दिया, इसके मोल्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, 1.242 divided by 136. The answer comes out to be 9.13 into 10 to the power minus 3. 9.13 into 10 to the power minus 3. Now, according to the balanced equation, you need an equivalent amount of NaOH के moles भी for a complete reaction. ठीक है, आपको 1:1 का रेशियो है, तो आपको इतने ही moles of NaOH चाहिए, right? So for a complete reaction, we will write 9.13 into 10 to the power minus 3 mole of NaOH required, right? Let's see what's the problem right now. So अभी मेरे पास moles कितने हैं NaOH के, वो भी हम निकाल लेते हैं। So the moles of NaOH, they are, कितना इस्तेमाल किया इसने, 0.1, और हमें वॉल्यूम कितना देता है, 10 cm³ डाल रहे हैं बस। So 10 into 10 to the power minus 3. What is this working out to be? 1 into 10 to the power minus 3 है, मतलब कम आ रहे हैं ये उस वैल्यू से जो हमें चाहिए थे, राइट। वी नीड 9.13, इसके पास अभी सिर्फ और सिर्फ 1 into 10 to the power minus 3 मोल्स है। तो हम क्या लिखेंगे, इफेक्ट ऑन मास, द मास ऑफ बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस विल डिक्रीज, एंड व्हाट्स द रीजन फॉर दैट, NaOH is no more in excess as 1 into 10 power minus 3. एक सेकंड मिनाल, मैं उसमें देख लेता हूँ, बट आई एम प्रीटी श्योर तुमने भी सही बात कर ली। Which were the moles required for complete reaction? अच्छा, मनाल ने क्या लिखा है, मनाल लिखा है 0.4 ग्राम्स।
मल्टीप्लाई बाय 40, तुम्हारे पास ये NaOH के मास आ रहा है ना, तुम अगर इसको मल्टीप्लाई बाय मिथाइल बेंजोएट के मास से मल्टीप्लाई कर लेती, तो तुम ये दे देती कि तुम्हारा ये मास आ रहा है जो पूरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ रिएक्ट करेगा, तुम ये भी लिख सकती, लेकिन तुम मल्टीप्लाई बाय 136 करती इंस्टेड ऑफ 40, ठीक है, तो फिर तुम्हारी कंक्लूजन सही होती, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी? एनी कंफ्यूजन? आई थिंक मैंने बहुत देर लगा दी इस पे, काफी देर लग गई इसको सॉल्व करने में। एक्सप्लेन व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिफ्लक्स द मिक्सचर इन स्टेप 5। व्हाई इज इट नेसेसरी टू रिफ्लक्स द मिक्सचर भाई, कौन बताएगा? So a complete reaction takes place. Yes, to prevent escape. अच्छा, heat under reflux का आप लोगों को apparatus याद है? Do you guys remember what's the apparatus for heat under reflux? एक मैं चाह रहा था वो रिवीजन कर लें हम, ठीक है, उसका भी रिवीजन कर लें, क्योंकि in a recent paper I saw that its apparatus was asked to draw. डिस्टिलेशन का apparatus भी आ सकता है और उसका apparatus भी आ सकता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, उसको हल्का फुल्का देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को रिकॉल हो जाए वो चीज। तो हमने ये डिस्कस किया है इन योर P5 PDF विच इज ओवर हियर आई बिलीव, ठीक है। अच्छा ये रहा, नहीं हमने हीट अंडर रिफ्लक्स का apparatus डिस्कस नहीं किया। अच्छा मैं ये डिस्कस कर रहा था हीट अंडर रिफ्लक्स का apparatus। अच्छा एक तो apparatus बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्टिलेशन वाला apparatus, ठीक है। डिस्टिलेशन वाले apparatus में क्या होता है, डिस्टिलेशन वाले apparatus में क्या कहते हैं, हाँ मरियम मैंने उसकी रिकॉर्डिंग डाल दी थी ना। तो जो है आपके पास बेसिकली ये एक, आप एक राउंड बॉटम फ्लास्क इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ज्यादातर राउंड बॉटम फ्लास्क में आप रिएक्शंस कर रहे होते हो, नीचे से बंसन बर्नर होगा, आपका क्लैंप लगा हुआ होगा, ऊपर थर्मोमीटर है। अच्छा अब इधर इसमें जो चेंज होता है, इस वाले अपैरेटस में जो चेंज होता है वो ये होता है कि तुम साइड से उस वक्त तुम लीबेक कंडेंसर लगा के यू ट्राइंग टू डिस्टिल आउट द मिक्सचर एज सून एज, इसको हम हीट एंड रिफ्लक्स नहीं बोलेंगे, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल एज सेपरेटेड एज सून एज इट फॉर्म्स, दिस इज इंस्टेंट डिस्टिलेशन, जैसे ही फॉर्म हो रहा है वैसे ही निकाल, ठीक है, इसको रिफ्लक्स नहीं बोलेंगे। रिफ्लक्स कैसे होता है, रिफ्लक्स ऐसे होता है कि अगर मैं लीबेक कंडेंसर यहां नहीं लगाता, इंस्टेड मैं लीबेक कंडेंसर को यहां फिट कर देता, इसके मुंह पे, यहां पे, यहां से हमारा वाटर इन और वहां से हमारा वाटर आउट, ठीक है। सो अब जब ये यहां से ऊपर की तरफ जाती, तो ये यहीं पे कंडेंस करके और वापस नीचे आके गिर जाती। तो एक डिस्टिलेशन के apparatus में और हीट अंडर रिफ्लक्स के apparatus में फर्क किस बात का है, फर्क इस बात का है कि लीबेक कंडेंसर डिस्टिलेशन में साइड में लगा होता है, रिफ्लक्स वाले में वो वही कंडेंसर जो है वो राउंड बॉटम फ्लॉस के ऊपर लगा हुआ होगा, ताकि जो भी चीज ऊपर राइज अप करे, स्केप करना चाहे, वो उसी वक्त कंडेंस करके वापस नीचे आ जाए और कंप्लीट रिएक्शन आपका हो, ठीक है। सो रिफ्लक्स का मकसद ही यही होता है कि कोई चीज स्केप ना करे, everything reacts completely, so we're going to write this down, ठीक। अच्छा कौन सा कर रहे थे हम पेपर कौन सा कर रहे थे, where is the paper to, you were doing summer 52, ये रहा। So you will say so that the reactants are converted into जो है वो completely reflux में condenser vertical, जी exactly। So we are going to say ठीक है। अच्छा ये आई वुड रिकमेंड कि ये याद करना, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, अलाउज हीटिंग टू स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्टेंट्स टू रिएक्ट कंप्लीटली विदाउट वोलेटाइल सब्सटेंसेस एस्केपिंग या लीविंग या विदाउट वोलेटाइल सब्सटेंसेस राइजिंग अप द कंडेंस, ठीक है। तो ये बात आपने लिखनी है। अच्छा फिर उसके बाद क्या है, एक्सप्लेन व्हाई ए नेकेड फ्लेम इज नॉट यूज्ड इन स्टेप 5। स्टेप 5 में हमने क्या किया है, फिट कंडेंसर टू, अच्छा हमने रिफ्लक्स किया है, तो नेकेड फ्लेम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, नेकेड फ्लेम हम इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं बिकॉज दीज आर फ्लेमेबल। हमको पता है कि जो हमारे ये माशाल्लाह से जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर वेरी वेरी
कंबस्टिबल। ठीक है, तो ये मसला क्या है, वी हैव गॉट फ्लेमेबल, द substances, या ये बोले तो रिएक्टेंट्स आर फ्लेमेबल, द रिएक्टेंट इज फ्लेमेबल। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग द लिक्विड इन स्टेप 6। स्टेप 6 में क्या किया, अलाउ द रिएक्शन मिक्सचर टू कूल एंड केयरफुली पोर द लिक्विड इनटू ए बीकर। So why are you transferring it into the beaker? Very lame question actually. नहीं मरियम, टू रिमूव द ग्रैन्यूल्स, यस। सो व्हाट यू बेसिकली डू, आपने रिएक्शन कर लिया, ठीक है, आपने एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल्स डाले हुए थे अपने राउंड वाटर फ्लास्क में, अब वो रिएक्शन हो गया, सब कुछ हो गया, अब आपको एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल्स का काम नहीं है। तो आप जैसे कभी कभी हम महारत से चाय निकालते हैं, छत्ती छन्नी नहीं होती, तो ऐसे निकाल दें कि पत्ती पैन में ही रह जाए और चाय आए सिर्फ। तो ये कुछ ऐसा ही हुआ है, इनमें जो थी वो एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल्स जो थे, वो उन्होंने कहा कि भाई वो वहीं पे रह जाए, ठीक है, वो वहीं पे रह जाए और हमारा सॉल्यूशन सारा का सारा वो हमारे बीकर में आ जाए। उनको सेपरेट करना था एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स और हमारे रिएक्शन मिक्सचर को। सो वी गोइंग टू से टू रिमूव द एंटी बम्पिंग ग्रेन्यूल्स फ्रॉम द मिक्सचर। अच्छा, moving onwards, explain what the student should do to confirm that the mixture has been acidified in step 7। तो step 7 में what should they make sure कि the solution has been acidified? Use an indicator। अच्छा, सही है। कौन सा इंडिकेटर? लिटमस नहीं इस्तेमाल करते हम। विच इंडिकेटर? एनी इंडिकेटर दैट यू नो, जिसका आपको याद हो। यूनिवर्सल पीएच वाला नहीं, you can use phenolphthalein, you can use phenolphthalein, you can use methyl orange। ठीक है, आप ये दोनों चीजें कर सकते हो। अच्छा, अल्मा मैं थोड़ा सा टेक अ स्मॉल सैम्पल कार्बोनेट टू इट, मे बी दैट्स ऑल्सो एक्सेप्टेड अल्मा, मे बी, मे बी, बट हमें मार्क्स स्कीम में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सो यू कैन यूज फिनोफ्थलीन और यू कैन यूज मिथाइल ऑरेंज। अब आप जो भी लिखोगे कोई भी ऐसा चूज करना जिसका आपको याद हो, ठीक है, विच यू रिमेंबर के वो आपको कैसा कलर देता है। सो फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस होता है इन एसिड और पिंक होता है इन अल्कली, और मिथाइल ऑरेंज आई बिलीव इज रेड इन एसिड एंड येलो इन अल्कली। ठीक है, तो आपको जिसका भी याद हो आप वो लिख दीजिएगा। सो आई एम गोइंग टू गो विद यूज फिनोफ्थलीन, it will be colorless in acidic solution। अगर आपको याद ना हो कोई भी इंडिकेटर का नाम या उसका जो आपको याद ना हो, तो फिर जो है वो आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये लिख देना कि यूज एन इंडिकेटर एंड इट शुड गिव द कलर चेंज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, बस दैट्स इट। ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा तो खाली नहीं छोड़ के आना, लिख के आ जाना, जो भी इन जनरल टर्म्स में लिख के आ जाना। अच्छा सर, लिटमस कब यूज होता है? जब गैस यूज होती है। लिटमस नॉर्मली इज अ वेरी बैड इंडिकेटर एंड द रीजन फॉर दैट इज कि वो जो कलर चेंज दिखाता है ना वो बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं, मतलब लिटमस को हम जनरली फॉर टाइट्रेशंस कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इधर इस्तेमाल कर सकते हो, तुम इधर लिटमस डाल सकते हो, रेड कलर दे देगा, दैट वुड आल्सो बी एक्सेप्टेड ओवर हियर बिकॉज तुम टाइट्रेशन नहीं कर रहे। लेकिन तुम लिटमस फॉर टाइट्रेशन इस्तेमाल करते क्योंकि उसका कलर चेंज है ना ग्रेजुअल होता है, बहुत ज्यादा स्लाइट सा चेंज आता है एट एवरी पीएच। तो अगर बहुत ही ज्यादा फ्लो में आएंगे ना कलर, जैसे रेड, येलो एंड देन ग्रीन वन एंड ब्लू वन एंड सो फॉर, तो नजर नहीं आता कि कलर चेंज एक्चुअली कब हुआ। तो हम इसलिए उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस केस में हम टाइट्रेशन नहीं करें तो वो भी लिख सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड, बट आई वुड रिकमेंड बीइंग अवे फ्रॉम लिटमस। लिटमस पेपर होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं। लिटमस पेपर इज यूज फॉर द, यस आई एम प्रीटी श्योर अल्मा रेड में होता है एसिड में। तो लिटमस पेपर हम इस्तेमाल करते हैं अमोनियम आयन, मतलब NH, अमोनियम आयन कह रहा हूँ सॉरी, अमोनिया गैस, रेड को वो ब्लू में तब्दील कर देता है। और आप जो है वो यू ऑल्सो कैन यूज इट फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो उसको ब्लीच कर देता है।
और इसके अलावा आई डोंट थिंक और कहीं हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है, कैन वी नॉट यूज pH meter, you can also use a pH meter. Describe what you would expect to observe as the sodium benzoate mixture is acidified in step 7. अच्छा, E2 में हम क्या जो है वो what are you going to observe जब मैं इसको एसिडिफाई कर दूंगा। अच्छा, जब मैं इसको एसिडिफाई कर रहा हूं, जब मैं सोडियम बेंजोएट में एसिड डाल रहा हूं तो ये चीज फॉर्म होती है। ठीक है, what would you expect to observe? You would see a solid। ठीक है, आपके पास एक प्रेसिपिटेट आ जाएगा, और प्रेसिपिटेट किसका? C6H5COH का। ठीक है, यहां पे वो सोल्यूबल नहीं है, सो वी विल से वी विल एक्सपेक्ट अ प्रेसिपिटेट टू फॉर्म। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है? Suggest why is it necessary to cool the mixture before filtering in step 9? तो भाई कूल क्यों कर रहे हैं बिफोर क्या कहते हैं filtering in step 9? Action stops occurring, okay, maybe to stall the reaction। अच्छा देखो, रिएक्शन तो पहले ही स्टॉल हो चुका हुआ है ना, हीट एंड रिफ्लेक्स का तो काम यही था, पूरी तरीके से खत्म करके और कुछ ना हो आगे। बल्कि हीट एंड रिफ्लेक्स नहीं है, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, मे बी दिस इज एन एक्सेप्टेड वन, मे बी दिस एक्सेप्टेड वन। ठीक है कि आपने रिएक्शन को जो स्टॉप करना है, इसमें तो हीट एंड रिफ्लेक्स नहीं हो रहा, इसमें आपने सिर्फ HCl डाला है। ठीक है, क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाए, नहीं क्रिस्टल्स का नहीं होगा फॉर्म का। अभी तो फॉर्म नहीं हो सकते क्रिस्टल्स, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी सोल्यूशन प्रेसिपिटेट आउट हुआ है। तो मैं इसके बाद में अब इसको पानी इसमें डाल के और फिर फिल्टर करके, नॉट सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। इसका जो रीजन है जिगरी, वो ये है कि हम सबको पता है कि जो हमारा सॉल्यूशन जब गर्म होता है तो उसमें चीजें अच्छी तरीके से डिसॉल्व करती हैं, राइट। और जब सॉल्यूशन ठंडा होता है तो उसमें चीजें इतनी अच्छी तरीके से डिसॉल्व नहीं करती। सो वी आर अलाउइंग इट टू कूल डाउन। द रीजन फॉर दैट इज कि अगर हल्का फुल्का C6H5COH डिसॉल्व कर भी गया, वो भी साथ में प्रेसिपिटेट आउट कर जाए, वो डिसॉल्व ना रहे। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू राइट ओवर हियर इज के C6H5COOH is less soluble in cold water. But I am pretty sure that to stall the reaction would be a good answer. Pure benzoic acid has a melting point of 122 degrees Celsius. The product made by student 1 has अच्छा ये समझ नहीं आया, जैसे चाय होती है ठीकरी, तो गर्म चाय में चीनी फौरन घुल जाती है, ठंडी चाय में घुमाते रहो नहीं घुलती। तो यही है, जब तुम्हारा सोल्यूशन गर्म है तो उसमें हो सकता है C6H5COH हमें फिल्टर आउट करना है, ठीक है, हमें सोल्यूशन में रहने नहीं देना। तो जब सोल्यूशन गर्म होगा, जब पानी गर्म होगा, हो सकता है C6H5, ऑल्दो इट्स नॉट अ सोल्यूबल थिंग इन वाटर, लेकिन हो सकता है कुछ ना कुछ मिकदार उसकी डिसॉल्व हुई भी हो। व्हाट वी आर वांटिंग इसके ठंडा हो जाए, जो भी है वो सारा प्रेफिट आउट कर जाए, वो डिसॉल्व ना रहे, और फिर हम उसको फिल्टर आउट कर लें। ठीक है, अच्छा, pure benzoic acid has a melting point of 122 degrees Celsius. The product made by student 1 has a melting point of 119 degrees Celsius. This student suggests that the melting point of the product was lower than expected because it contained some water. Explain what the student should do to ensure that the product no longer contains water. क्या कर सकता है student? No, not test for water. What are we going to do? वो करते हैं ना, जब आपको वाटर क्रिस्टलाइजेशन रिमूव करना तो क्या करते हो? गर्म करते हो क्रूसिबल में डाल के, यू क्रूसिबल में डाल के गर्म करते हो, उसमें पानी उड़ाते हो, फिर उसको रीवे करते हो, फिर पानी उड़ाते हो, फिर रीवे करते हो, जब तक कौन हमारे अंदर जब तक उड़ाते रहते हो उसमें पानी, यही करते हैं ना हम। व्हेन आई वांट टू रिमूव द वाटर आउट ऑफ समथिंग, आई पुट इट इन अ क्रूसिबल एंड आई बर्न इट। बर्न इट तो नहीं, खैर उसको गर्म करते हैं, बर्न नहीं लिखना। ठीक है, सो वी विल से दैट ही शुड put the sample in a crucible and heat it and reweigh it till it has a constant mass। ठीक है, अच्छा, इसमें जो बच्चों ने ये बोला कि हम पानी वाला क्यों नहीं लिख सकते, वो पानी वाला इसलिए लिख सकते बिकॉज उसकी आपकी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे है नहीं ना। आपने क्या लिखना है? टू इंश्योर द प्रोडक्ट नो लॉन्गर कंटेन्स वाटर। प्रोडक्ट के अंदर वाटर नहीं चाहिए, गर्म कर करके उसको रीवे करते रहो तो उसमें सारा पानी उड़ा दो, ठीक है, ताकि उसका कॉन्स्टेंट मास आ जाए। बेसिकली हमें ये करना है, हमें पानी इसमें से उड़ाना है, पानी टेस्ट नहीं करना। ठीक है, अच्छा, calculate the maximum mass of benzoic acid that can be formed from 1.242 grams
हाँ हाँ, मनाल लिख सकते हो, बिल्कुल सही है, वो भी लिख सकते हो, उसमें मसला नहीं है। क्रूसिबल इज नॉट अ रिक्वायर्ड वर्ड ओवर हियर, दे आर सेइंग, दे आर वांटिंग दैट द स्टूडेंट शुड से दैट ये दे ड्राई द प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को ड्राई कर लो और रीवे करते रहो अंटिल अ कांस्टेंट मास, दिस इज द एग्जैक्ट वर्डिंग ऑफ द एमएक्स। अच्छा, उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम मास ऑफ बेंजोइक एसिड दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1.242 ग्राम ऑफ मिथाइल बेंजोएट। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इतना मिथाइल बेंजोएट 1:1 है ये, और फिर ये भी 1:1 ही है, राइट। सो बेसिकली मोल्स के एतबार से दोनों सेम है, और हम इसके मोल्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, हमने यहाँ पे कहीं निकाले थे, ये रहे, दैट 9.13 इंटू 10⁻³ जो है वो मोल्स है ऑफ योर C6H5COOCH3, right? So let's just do this calculation again. NC6H5COOCH3 equals to 1.242 divided by 136. That comes out to be 9.13 into 10⁻³ and then you can work out the mass of benzoic acid. तुमको पता है 1:1 रेशियो है बेंजोएट और बेंजोइक एसिड का, तो वो हम निकाल सकते हैं 9.13 into 10⁻³ multiplied by 122 to get our mass, which is 1.114 grams according to हाला। ठीक है, सो 1.242 से मैं निकाल सकता हूं 1.114 ग्राम्स। ओके, अच्छा, अच्छा वैसे ये हमें 3 सेकंड दिए हुए, आई एम गोइंग टू राउंड इट ऑफ टू 3 सेकंड, ठीक है, मैं इसको 3 सेकंड लिख रहा हूँ बिकॉज दीज आर गिवन टू 3 सिग्निफिकेंट। हालांकि वैसे दिया वैसे 136.0 जाता है, लेकिन इन्हें खैर दिया हुआ है, चलो खैर जो भी। अच्छा, बहरहाल student 3 produces 0.825 grams of benzoic acid from 1.242 grams of methyl benzoate. Calculate the percentage yield of benzoic acid produced by student 3। तो कैसे निकलता है, theoretical mass, सॉरी जो आपका practical का मास आया है divided by theoretical mass that was 1.114 into 100 and you shall get your answer. So what is this? 0.825 over 1.114 into 100, that is 74%. अच्छा सर, ऊपर हम मिथाइल बेंजोएट का मास निकाल रहे हैं सर, वो पार्ट फिर बता दें प्लीज। मिथाइल बेंजोएट का मास निकाल रहे हैं हम, मिथाइल बेंजोएट के मोल्स निकाल रहे हैं। अब तुम अगर अपनी इक्वेशंस देखोगे ना, यू कैन सी 1:1 का रेशियो है, फिर इसका भी 1:1 का, यानी इन दोनों का 1:1 का ही रेशियो है, जितने इसके मोल्स उतने इसके मोल्स, तो मैंने इसके मोल्स निकाले, मुझे पता है इसके भी इतने ही मोल्स होंगे, मैंने फिर इसके एमआर से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मास निकाल दिया बेंजोइक एसिड का। अलमा कोई सा भी इस्तेमाल कर लो, इतना डिफरेंस नहीं आएगा, टेंशन नहीं लो, तुम 1.11 भी इस्तेमाल कर लोगी वही आएगा मेरे ख्याल से, वही आ रहा है। तुम 74.3% रख देना, टेंशन नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है 17 मार्क का। कोई कंफ्यूजन इसमें, कोई प्रॉब्लम? इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी नई है, ठीक है, जरूर 2023 वाले पेपर्स को करके जाना, ठीक है। कुछ बातें आपको यहाँ पे मिलेंगी जो आपके पेपर में आपको फायदा देंगी। हो सकता है आपके पेपर में एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल्स आ जाए, हो सकता है आपके पेपर में ये व्हाई इज इट बीइंग कूल्ड एंड पोर्ड डाउन लाइक दैट, हो सकता है काम आ जाए, ठीक है। 2023 वाले पेपर्स आपने करने हैं, 2-3 मैं आपको करवा दूंगा, बाकी आपने खुद उनको देखना है, ठीक है। और मेरे ख्याल से P5 में ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस टाइम मैनेज करना अपनी, ठीक है, और चीजों को रिवाइज कर लो, बस उसी वक्त ही होता है, बस टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है तुम लोगों ने। टाइम जो है वो एंटी बम्पिंग ग्रैन्यूल रेट बढ़ाते नहीं, रेट कम करते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। बेसिकली वो बीच में हिंड्रेंसेस हो जाती हैं, फिर वो मॉलिक्यूल्स कोलाइड नहीं कर पाते ना, ना कोई खास, तो वो बेसिकली बेसिकली उनका काम ये होता है, एंड स्प्लैशिंग वगैरह को रोक देते हैं। अच्छा, फिर क्या है, प्योर वाटर डिसोसिएट्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन शोन, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यही दिया हुआ है आपको, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वापस नीचे दिया हुआ है। अच्छा, एट 25 डिग्री सेल्सियस Kw हैज अ वैल्यू ऑफ दिस मच, द pH of pure water at 25 degree Celsius 7. The student finds the pH of pure water at 35 degree Celsius 36.84. The student investigates how temperature affects the pH of pure water and determines a value for the enthalpy change for the dissociation of water delta H. तो वो इसकी डेल्टा H की वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है। The student records the pH of pure water at different temperatures. A line of best fit from the results of the student investigation shown in figure 2.1.
ठीक है, तो ये आपको टेम्परेचर के साथ पीएच की वेरिएशन दी है आपके पास। ओके जी, कोई मसले की बात नहीं है। यूज फिगर 2.1 टू कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर एट 45 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला भी बताया हुआ आपको। तो आपने जाना है 45 डिग्री सेल्सियस पे अपनी पीएच की वैल्यू देखनी है, वो आ रही है 6.70। तो हम क्या कर देंगे, हमें पता है कि हमारी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, इट शैल बी 10 की पावर माइनस pH। ठीक है, सो 10 की पावर माइनस 6.7। व्हाट इज द आंसर कमिंग आउट टू बी 1.995 इंटू 10 द पावर माइनस। अच्छा, दूसरी बात होती है, ये वाली वैल्यू आपने ग्राफ से उठाई है, ठीक है, यू हैव पिक्ड अप दिस वैल्यू फ्रॉम द ग्राफ। एक चीज में जरूर देख लिया करो कि ग्राफ में से मैं कितनी सिग्निफिकेंट वैल्यू उठा सकता हूँ। सो दिस इज 6.72, 74, 76, 78 एंड 6.80। ठीक है, तो आई कैन रीड थ्री सिग्निफिकेंट वैल्यूज फ्रॉम द ग्राफ, सो देयरफॉर आई शैल राउंड ऑफ माय आंसर टू थ्री सिग्निफिकेंट एज वेल। ये क्या हो जाएगा करेक्ट, टू थ्री सिग्निफिकेंट। थ्री सिग्निफिकेंट, तो चलो मैं इसको 1.99 लिख देता हूँ। आप इसको 1.99 भी लिख सकते हो, वरना कोई बच्चा इसको अगर 2.00 भी लिख के आ जाए तो वो भी सही है। ठीक है, 5 से राउंड ऑफ करना चाहो नहीं करना चाहो, बोथ आंसर्स आर करेक्ट। सॉरी, और 10 पावर माइनस 7 नहीं बोलना है, हो गई। इसको इधर लिखते हैं 1.99 इंटू 10 की पावर माइनस 7, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 2.00 इंटू 10 पावर माइनस। ग्राफ से मैक्स एसएफ देखते हैं। ग्राफ से, तुम ग्राफ से मतलब बेसिकली तुम इन वैल्यूज पे, मतलब कभी कभी हो सकता है कि ये 6.7 और 6.8 लिखा हुआ हो, हालांकि तुम यहाँ से वैल्यू 6.74 पढ़ सकते हो, तो इसका मतलब ये 6.7 नहीं है, 6.70 है। तो इस बात का बस ख्याल रखना होता है। तो आगे पीछे दो तीन वैल्यूज देख लिया करो कि भाई उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके हिसाब से राउंड ऑफ करना। ठीक है अलमा। अच्छा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू फॉर प्योर वाटर एट 45 डिग्री सेल्सियस। तो भाई ये कैसे निकलेगी, हमने जो है वो जो भी आपने लिए, जो भी आपने इधर इस्तेमाल कर लिए, विच वट एवर वैल्यू यू हैव रिटन डाउन ओवर हियर, लेट्स से 2.00 इंटू 10 पावर माइनस 7, आप इसको क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, आई होप एवरी अंडरस्टैंड्स कि इसको स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दोनों सेम होती हैं इन वाटर, बिकॉज इट्स न्यूट्रल, सो बोथ आर गोइंग टू बी सेम, देयरफॉर H प्लस एंड H माइनस आर इक्वल, तो मैंने H प्लस को स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, ग्राफ में 2SF नहीं, मैं जो बता रहा हूं तुमको, मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि तुम ग्राफ में से तुमने वैल्यू पढ़ी है थ्री सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर ये तुम पढ़ती वैल्यू 6.7 की, तुम आगे पीछे जरूर देखती कि ये 6.74 है, मुझे ग्राफ थ्री सिग्निफिकेंट तक बता सकता है, तो तुम थ्री सिग्निफिकेंट तक राउंड ऑफ करती, तुम फिर टू सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ नहीं करती। ठीक है, आगे पीछे जरूर तुमने देखना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अच्छा, ये आ रहा है हमारे पास 4.00 इंटू 10 द पावर माइनस 14। मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ना इसको ये वाली वैल्यू, आई होप सब चीजों को क्लियर हो गया। मैं एक ही वैल्यू लेके चल रहा हूँ। फिर क्या है, स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन के डब्ल्यू एंड टेम्परेचर। के डब्ल्यू और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप क्या है, क्या ख्याल है। टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो पीएच गिरती है, व्हाट्स हैपनिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, सो लेट्स राइट दिस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, के डब्ल्यू इंक्रीजेस। सही है, वैसे अगर हम न्यूट्रल पे देखते हैं, तो न्यूट्रल पे हमारे पास क्या होती है, सिर्फ 10 पावर माइनस 14 होती है ना, जब न्यूट्रल कह रहा हूं, जब मेरे पास pH 7 होती है, व्हेन आई हैव गॉट अ pH 7 which is at a temperature of 25 degree Celsius, I get a kW that is 10 to the power minus 40, यानी 1 into 10 power minus 40, राइट। जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो kW क्या आ रही है, kW बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है, when temperature increases kW also increases। अच्छा, ओके, the student determines kW at a range of temperatures, the results are shown in table 2.1। ठीक है, टेम्परेचर दिया आपको 1/T करना है और आपने log kW लेना है। अच्छा सर, ग्राफ से कैसे रिलेशनशिप डिड्यूस, ग्राफ में तो पीएच गिवन आता ही, तो समझाया मैं तुम्हें कि तुम्हें ये पता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे तुम्हारे पास के डब्ल्यू क्या आ रहा है, 1 इंटू 14 आ रहा है। ठीक है,
at 25 degrees Celsius, 1 environment into environment 40. When you did it at a 45 degrees Celsius, you get 4.00 into environment 40. तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो KW बढ़ रहा है, 1 की जगह अब 4 आ रहा है, 25 पे 1 था, अब 45 पे 4 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब complete table 2.1, record 1 over t to 3 significers using standard form, record log kW to 2 decimal places, ठीक है। So let's record both of these. 1 over 283 क्या आएगा, इसको जल्दी नहीं करते हैं। 1 over 283, that is 3.53 into 10 to the power minus 3, ठीक है। मुझे बताते जाओ, मैं साथ में कैलकुलेट करता जाऊंगा और लिखते जाऊंगा तो बहुत लग जाएगी। या एक काम करते हैं, ये तो कर लोगे ना सब, ये करना सिखाऊं मैं क्या? आई होप ये इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप ये सब कर लेंगे, ये तो जल्दी से कर लोगे सारे, ठीक है। तो मैं जो हूँ इसका कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज द टेबल। केमिस्ट्री में टेबल्स बहुत ही सिंपल होते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है। फिजिक्स में होता है असल में खपती टेबल, लेकिन इसमें नहीं होते। Then plot a graph on the grid to show the relationship between log kW and 1 upon t. Use a cross x to plot each data point. Draw a line of best fit. अच्छा, log kW और 1 upon t का हमने दिखाना है, log kW और 1 upon t। तो अच्छा, -14.53 पे 3.53 इंटू 10 पावर -3, उसके हिसाब से ऐसे रखते जी मरियम, उसके हिसाब से तुम रखते, ठीक है। अच्छा, गोइंग टू बी हार्ड, आई हेट ग्राफ्स। 3.53, 3.53, अच्छा। ग्राफ्स की मैं कुछ आपको भी टिप्स और टेक्निक्स देता चलूं, ठीक है, क्योंकि मैंने फिजिक्स वालों में तो बहुत सारी डिस्कस करता हूँ मैं ग्राफ टेक्निक्स। मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ी सी और इसमें रिकॉल करवा दूं आप लोगों को कुछ टेक्निक्स। अच्छा, मैंने आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को मैंने आपको बोला था कि बहुत ही ज्यादा शार्प पेंसिल चाहिए और आपका रूलर भी बड़ा होना चाहिए। बड़ा रूलर यानी मतलब गेट अ बिग रूलर, मतलब एज इन इट शुड बी दिस बिग, दिस बिग, और मतलब छोटा वाला नहीं लेना जो इतना वाला होता है, वो नहीं लेना। इट शुड बी अ गुड डिसेंट साइज रूलर। थोड़ा सा खर्चा कर लो, 50 रुपए का रूलर आ जाएगा वो प्लास्टिक का, वो ले लो। तुम लोगों को P5 में परेशानी से तुम लोग बच जाओगे जब तुम लाइन ऑफ बेस्ट बना रहे। अच्छा, दूसरी बात जो है, what you can do to speed up your working as well is you can copy whatever the values are on the left hand side to the right hand side, and what are other values are on the bottom side to the top side as well, and this is going to change a lot of the things and make it a lot easier for you, ठीक है। सो -14.4 और फिर हमारे पास दो दो के गैप से चल रहा है, सो -14.2 हो गया, ये -14.0 हो गया, and so on and so forth. This is -13.8 and -13.6 -13.4 -13.2 -13.0। तोबा, कितना बड़ा ग्राफ है ये, इतना बड़ा क्यों दे दिया? -12.8। क्यों देना था इनको ग्राफ इस पेपर में? -12.6, -12.4 और -12.2। अब ये देख लेते हैं कुछ गलत नहीं किया हमने, ठीक है। और नीचे क्या है, 2.8, 2.9 से लेके 3.6। ओके जी, दिस इज 2.8, दिस इज 2.9। नहीं, वैल्यूज इरेज करने की जरूरत नहीं है आपको, आप अगर इरेज करने बैठ जाओगे तो बहुत देर लग जाएगी, इरेज नहीं करना। 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 and then 3.6। अच्छा, देन व्हाट कुड बी बेनिफिशियल। अब अगर तुम एक्स एक्स में देखो तो तुम्हें नजर आ रहा होगा, ठीक है, 2.81, 2.82, ये तो बहुत आसान है, इसको देखना, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर अस। बट यस, ऑन द वाई एक्सिस मे बी यू माइट हैव अ लिटिल बिट इश्यूज कि यार कौन सी वैल्यू क्या है, ठीक है। सो आई वुड रिकमेंड कि तुम स्मॉलेस्ट बॉक्स भी निकाल लो, वो कितना आ रहा है। तो हमें पता है कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 0.2 का डिफरेंस है, 14.6 से 14.4 तक 0.2 का डिफरेंस है, और इनके बीच में 10 बॉक्सेस आ रहे हैं। सो आई नो दैट वन बॉक्स इज बेसिकली ऑफ 0.02, यानी ये ऐसा है कि ये, अच्छा, ये ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है, तो ये 14.58 होगा, 14.56, 54, 52 एंड देन 5 एंड देन ऐसे ऐसे करके चल रहा है,
ठीक है। अच्छा, पहला पॉइंट क्या था हमें जो लिखना था, 14.53 और 3.53। अच्छा, 14.53 और 13.53, this should be 14.5 and 14.53 is going to be somewhere over here, इधर ही गए। 14.5 पे मार्क कर लेते हैं इसको, और 3.53 दैट शुड बी दिस। ठीक है, ये मैंने काटी लगा दी। उसके बाद क्या है, 14.2 कर लेते हैं। अच्छा, मैंने उसको क्यों करवाया हमसे, जो है वो थ्री बावलों ने, अजीब बावले लोग हैं, बावली पूंछ लोग। एक और बॉक्स नीचे नहीं होगा, 14.5 है ना, 14.5 है, और 52, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैंने बिल्कुल कह रहा, बिल्कुल सही है। सो दिस शैल बी 14.52, 14.53 यहाँ आएगा, ये दिस थिंग इन द मिडल ऑफ दिस बॉक्स। 14.52 ये रहा, 54 ये रहा, 53 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है हमारे पास, 3.51 और 14.17, 14.17। अच्छा, ये आ गया 1, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 7, ये रहा, ये 1, 7 है यहाँ पे बीच में। और क्या था, 3.41, 3.41 इज ओवर हियर। ठीक है। उसके बाद क्या है, इन द पेपर इधर आपको बोला हुआ है यूज अ क्रॉस। तो अब जब क्रॉस बोला हुआ है तो क्रॉस इस्तेमाल करना है, तब तुम डॉट एंड सर्कल इस्तेमाल नहीं कर सकते साइड की। फिजिक्स में यू कैन यूज डॉट एंड क्रॉस, डॉट एंड सर्कल, उसमें वो कभी नहीं बोलते, लेकिन केमिस्ट्री में ज्यादातर बोला होता है भाई क्रॉस इस्तेमाल कर लो। फिर उसके बाद क्या है, यार दिस इज अ पेन इन माई, -13.83 एंड 3.30, 3.30 और -13.83। I like the circle better in accuracy than the cross, क्योंकि cross you would see कि it's like I don't like putting crosses। और दूसरी बात ये, क्रॉस में ना कभी कभी इंटरसेक्शन सही तरह से नहीं आ रही होती है। सो डॉट में तो एक डॉट मारो, सर्कल बना दो, दैट्स मच मोर इजियर फॉर दैट पर्पसेस। अगर डॉट एंड सर्कल दो, तो अगर दिया हुआ हो, बोला हुआ हो क्रॉस ही करो तो क्रॉस ही करना, वरना डॉट एंड सर्कल कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर केमिस्ट्री पेपर में बोला हुआ होता है क्रॉस ही इस्तेमाल करो, तो आप क्रॉस ही करके आना उस केस में। फिर अनोमलस पॉइंट कैसे पॉइंट करेंगे, क्या मतलब, डॉट लगा के उसको सर्कल मारोगे ना, डॉट लगा के उसके नाम हमेशा सर्कल बनता है, तो तुम वो देख सकोगे वो कहाँ है क्या है। उसके लिए क्रॉस होना जरूरी थोड़ी, डॉट पॉइंट होना लाजमी है उसके लिए। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद क्या है, -13.53 एंड 3.19, -13.53, ओ माय गॉड, और क्या है, 3.19, 3.19 का है, एंड में है इसके। अच्छा, सो 13.55253 ये हो गया, और ये आ गया 3.19, है ना, सही है। 3.1 है और 13.26 है। अच्छा, 3.1 और 13.26, अब ऊपर से देख लेते हैं। अब हम ऐसे रीजन में घुस गए हैं जहां ना ऊपर है ना नीचे है, नीचे से ही देखना था बेटर रहेगा। अच्छा, ये वुल पॉइंट के राउंड सर्कल आते देखो, दोबारा सर्कल मार देना, लेवल कर देना, अनोमलस ये है। इसमें क्या हो गया, सर्कल करके उसको फिर एरो बना के अनोमलस लिख देना उस पे। ठीक है, इतने क्यों घबरा रहे हो भाई, क्या हो गया, ये कोई पूछने का सवाल था। -13.26 और 3.1, -13.26 और 13.1, नहीं, हाँ सर्कल पेन से कर देना, सर्कल एनॉमलेस वाला पूरा डायग्राम नहीं, 13.2 से 3.1, यार ये कितना, 13.26 और, ब्रो आई नीड मोर मेमोरी, 3.1, जिंदगी निकल जाएगी मेरी करते करते। एक्चुअली, अच्छा अच्छा सही है, 3 और -12.96, -12.96 और 3। आई हेट ग्राफ्स, आई सो हेट ग्राफ्स। और क्या था, 3 था।
-12.84 2.92 क्या -12.84 2.92 -12.84 और 2.92 ये आ रहा है। अब ये सही लग रहा है ग्राफ या नहीं? लुक्स रीजनेबल, लुक्स ओके। Sir, if we skip graph, can we still get A in this paper? No, Alina. You will not be able to solve any of the rest of the questions. ग्राफ को क्यों स्किप करना है भाई? क्या हो गया लीना? यार ये क्यों देते हैं ऐसे सवाल? एक तो मेरी पीडीएफ में भी कुछ चीजें जो है वो अम, भाई ये लग रहा है मुझको, ठीक है। यस, इट्स अ वेरी वेरी मच पेशेंस नीडेड। तो लेकिन पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। आई फील लाइक दिस इज दैट मेरा आखिरी पॉइंट नीचे है, ये वाला पॉइंट ऊपर है, एक पॉइंट कंप्लीटली बाहर आया है या अनोमलस होगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। तो ये लग रहा है अगर अनोमलस की इन्होंने बात करी है, अनोमलस की बात करी है इन्होंने ना, अनोमलस की कोई बात नहीं करी है इन लोगों ने, तो इसका मतलब है अनोमलस हमें नहीं करना चाहिए था। यस यूसरा, यू कैन यूज दैट ट्रिक एज वेल। करिए, कहाँ करिए भाई? अच्छा, मैं पुराना क्वेश्चन तो भूल के ही आ गया हूँ। सही सही सही। सर्कल 1 पॉइंट ऑन द ग्राफ दैट यू, ठीक है। मैं समझ का आखिरी क्वेश्चन रह गया है। बिल्कुल सही है, दिस इज अनोमलस, ठीक है। से दैट दिस बेबी इज अनोमलस, अनोमलस। उसके बाद क्या है? जस्ट वन रीजन टू एक्सप्लेन द अनोमलस पॉइंट यू हैव सर्कल्ड, अज्यूम देयर वाज नो एरर इन डिटरमिनिंग केडब्ल्यू। हाँ भाई, क्या मसला हो सकता है इसका? इसने क्या हरकत करी है? What could be a reason why he's getting an anomalous point over here? Yeah, basically the answer is that जो भी ये टेम्परेचर था, ठीक है, whatever this temperature was, this wasn't the temperature that was supposed to be over here, ठीक है। यानी मतलब ये है कि इसने he has measured the pH at a wrong temperature। ये टेम्परेचर और पीएच करस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। सो लेट्स से दैट व्हाट ही हैज डन, व्हाट ब्लंडर ही हैज मेड is that he has measured the pH at the wrong temperature। अब ये टेम्परेचर क्या आ रहा है इसका? माशाल्लाह से बच्चे का टेम्परेचर आ रहा है ये। और होना क्या चाहिए था वैसे? टेम्परेचर वैसे होना चाहिए था ये, इट शुड हैव बीन दिस। वैसे ये पॉइंट आना चाहिए था ना, वैसे इट शुड हैव बीन दिस, लेकिन आया ये। यानी वैसे 1/T शुड हैव बीन हायर, 1/T should have been a higher value. That means the temperature must have been a lower value. 1/T higher means inverse proportion है ना? We can see that 1/T is inversely proportional to T. I hope you can see that कि वो उसका रेसिप्रोकल है। तो जब 1/T की मुझे बड़ी वैल्यू चाहिए तो उसका मतलब है टेम्परेचर मेरा एक्चुअल में छोटा होना चाहिए था, राइट। आई नीडेड अ स्मॉलर टेम्परेचर। मतलब ये जो पीएच थी जो उसने रिकॉर्ड की है, ये किसी छोटे टेम्परेचर की थी, ये इस टेम्परेचर की नहीं थी, राइट। सो द प्रॉब्लम इज दैट ही हैज, क्या कहते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ चीज? हाँ ना, सही बोल रहा हूँ ना। दिस पीएच ही रिकॉर्डेड was at a value of 2.9, whereas supposedly that value had to be a bit higher, and that means बहुत ज्यादा दिमाग लग गया ग्राफ बनाते बनाते। सो बेसिकली व्हाट इज द ब्लंडर दैट इज मेड? माशाल्लाह से A2 की बच्ची भी आ गए, बड़े टाइम पे आए हो सारे। तो बेसिकली ब्लंडर उसने यही किया है कि असल में ये जो पीएच मेजर होनी थी, कर क्या रहा है बेसिकली वो बेसिकली, नहीं नहीं, यू डू नॉट मिस एनीथिंग, डोंट वरी, आपने भी कुछ भी मिस नहीं, A2 केमिस्ट्री क्लास चली। बेसिकली द प्रॉब्लम दैट ही हैज मेड, यार थोड़ा काम करना, मेरे को कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी मैं खुद भी, मेरा दिमाग नहीं चल रहा, ग्राफ में ले गया। बट बेसिकली द बेसिक क्रक्स इज उसने रॉन्ग टेम्परेचर बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा, वो कर क्या रहा है? वो टेम्परेचर को वैरी कर रहा है और पीएच बता रहा है ना। ही इज वैरिंग द टेम्परेचर एंड वर्किंग आउट द पीएच एंड देन द केडब्ल्यू। सो उसका जो टेम्परेचर आना था वो एक, असल में वो छोटा टेम्परेचर था। वो टेम्परेचर असल में एक छोटा टेम्परेचर था और उसने उस छोटे टेम्परेचर की गलत पीएच वाली। तो हम ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये पेपर कंप्लीट करते हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस कंप्लीट करते हैं फिर दूसरा पेपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज थी जो मैं कल एक्सप्लेन करना है, स्ट्रगलिंग। सजेस्ट वन रीजन टू एक्सप्लेन द अनोमलस पॉइंट यू हैव सर्कल्ड, अज्यूम देयर वाज नो एरर इन डिटरमिनिंग केडब्ल्यू। तो
मतलब बेसिकली जो प्रॉब्लम जो हुई है बेसिकली कि देखो उसको असल में ये वाला पॉइंट जो होना था वो यहाँ पे होना था, राइट, विच वुड हैव बीन एट अ हायर वैल्यू ऑफ 1/t। इट हैड टू बी एट अ हायर वैल्यू ऑफ 1/t, बट उसने कहीं गलत जगह ये लगा दिया पॉइंट, ठीक है। अच्छा, तो देखो उन्होंने ये तो बात खत्म कर दी यहाँ पे कि के डब्ल्यू में इसने कोई गलती नहीं की। मतलब इफ ही हैज नॉट डन एनी एरर इन करेक्ट इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू, then he most probably also has not done any error in determining the pH, right? प्रॉब्लम यही हुई है कि उसने मोस्ट प्रॉब्ली टेम्परेचर गलत नोट डाउन कर लिया या फिर उसने टेम्परेचर गलत लिख दिया है। दिस इज द प्रॉब्लम दैट ही हैज डन, राइट। अब उसके टेम्परेचर के उसने क्या गलती करी है, हमें पता है कि असल में ये 1/t की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, बट ही इज गेटिंग अ लार्जर वैल्यू, ही इज गेटिंग एक्चुअली स्मॉलर वैल्यू ऑफ 1/t। यानी हकीकत में ये टेम्परेचर लोअर था। इन रियलिटी दिस टेम्परेचर वॉज सपोज टू बी लोअर, in reality this was supposed to be lower, but he has actually quoted at a higher temperature for that, which is giving you a lower temperature 1/t की value। So basically हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि the pH recorded is for a temperature lower than 343 केल्विन, ठीक है। इस पॉइंट की जो वैल्यू थी वो 343 केल्विन थी। मतलब असल में हकीकत में ये कोई टेम्परेचर ज्यादा छोटा था, ये वाली वैल्यू उसने लिखनी थी टेम्परेचर की, लेकिन उसने गलती से किसी और टेम्परेचर की वैल्यू लिख दी है। पीएच सही तरह रिकॉर्ड करिए, लेकिन टेम्परेचर इसका गलत है, इसका टेम्परेचर जो है वो बड़ा आ रहा है, हालांकि एक वो छोटा टेम्परेचर था। सो ही हैज मेड दिस एरर, ठीक है। देन यूज योर ग्राफ टू डिटरमाइन द ग्रेड ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने आपको बताया था कि इसमें करते हुए ऑलवेज मेक श्योर यू टू चूज 2 पॉइंट्स दैट आर फर्दर अपार्ट एंड दैट कैन बी रेड इजीली। सो मैं एक पॉइंट ये ले रहा हूं विच इज बेसिकली, अच्छा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3, राइट। सो दिस इज 2.87 कॉमा -12.6 एंड 343 कहां से आया, यहाँ से, ठीक है। ये जो ये वाली वैल्यू है, ये नॉर्मलेस्ट पॉइंट ये वाला है ना, तो 343 केल्विन का ये टेम्परेचर था, सही। We can't choose the points already given, right? No, Yusra, you cannot choose them। pH क्यों लिखा? pH इसलिए लिखा कि क्योंकि pH, बिकॉज के डब्ल्यू कैसे निकल रहा होगा, के डब्ल्यू जो ये इसने वर्किंग करी है और जो हमसे पहले भी क्वेश्चन पूछा था, तो हम पीएच के थ्रू के डब्ल्यू निकाल रहे थे ना। सो बेसिकली ही वाज रिकॉर्डिंग द पीएचएस, कन्वर्टिंग देम इनटू के डब्ल्यूज एंड देन लॉग के डब्ल्यू एंड देन प्लॉटिंग इट ना। सो वरना तुम ये लिख दो कि द के डब्ल्यू रिकॉर्डेड फॉर दिस टेम्परेचर वाज द लोअर फॉर, के डब्ल्यू लिख दो, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। तुम पीएच लिखो या के डब्ल्यू लिखो, बात एक ही है। अच्छा, अच्छा 2 पॉइंट्स दूर की चूज करने, तो 2.87 हो गया, एक एक हो गया -12.6, और एक चूज कर लेते हैं हम, हाउ अबाउट दिस पॉइंट ओवर हियर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5 कॉमा -14.4, ठीक है। देख लो कितना आसान हो गया, मैंने जब वैल्यू तो कॉपी डाउन कर ली है तो बहुत आसान हो गया। अच्छा, तो लेट्स राइट दिस डाउन, 2.87 -12.6, 2.87 and -12.6 and 3.5 and -14.4। No, it's not necessary for drawing the that thing. It's not necessary to draw the क्या कहते हैं ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल के बजाय भी कर सकते हो बस, लेकिन पॉइंट जरूर मार्क कर लेना। वैसे टेम्परेचर हायर नहीं होना चाहिए, बिकॉज द नॉर्मल सॉल्यूशन वुड मीन अ हायर टेम्परेचर। हाँ, हकीकत में वो टेम्परेचर हायर ही है। तुम देखो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, हम ये लिख रहे हैं कि जो इसकी पीएच की वैल्यू है, ये इसने किसी लोअर टेम्परेचर के लिए कोट कर दी, यानी असल में जो इसका नॉर्मल पॉइंट आया वो आया उसी हायर टेम्परेचर की वजह से। सो मे बी कैन ऑल्सो राइट इट एज द पीएच रिकॉर्डेड इज फॉर ए हायर टेम्परेचर देन द एक्चुअल वैल्यू, राइट। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, सही है। अच्छा, नाउ y2 माइनस y1 यानी -14.4 माइनस, ठीक है, ये भी माइनस है तो इसको -12.6 लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज द ग्रेन वर्किंग आउट टू बी? -2.86। ओके, -2.86 जो है वो हमारे पास ग्रेडियंट आ रहा है। अच्छा, हमने थ्री सिग्निफिकेंट ना, हम इधर से थ्री सिग्निफिकेंट राइट ऑफ कर सकते हैं ना। आई कुड रीड, या थ्री सिग्नेचर इधर से, ठीक है, तो थ्री सिग्नेचर राइट राइट डन करूंगा मैं। अच्छा,
इधर उसने लिखा नहीं है कि आपको ग्रेडियंट के यूनिट्स लिखने हैं, ठीक है, तो आप नहीं लिखोगे। फिजिक्स वाले में यू माइट हैव टू राइट द ग्रेडियंट्स इफ इट आस्क्ड, बट इन द केमिस्ट्री वन यू डोंट हैव टू राइट दैट, ठीक है। केमिस्ट्री में वो यूनिट्स और वो सब चीजों के साथ इतना ज्यादा उसका वो लेन देन नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात जो है वो अलीना, इफ यू वांट टू नो व्हाई देयर आर नो बल्कि नहीं यूनिट्स होंगे, सही है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में उसके वाले से अगर वैसे अगर तुम यूनिट्स पूछ रहे हो तो फिर इसका यूनिट क्या होता, इसका यूनिट जाता है लॉग के डब्ल्यू ऑन द वाई एक्सिस, है ना, log के डब्ल्यू ऑन द वाई एक्सिस ऑन द बॉडी, तो इसका यूनिट हो जाता है केल्विन इनवर्स, ठीक है। log के कोई यूनिट्स नहीं होते फिजिक्स के हवाले से, log के कोई यूनिट्स नहीं होते, और 1/t का यूनिट होता है केल्विन इनवर्स, तो फिर सॉरी केल्विन हो जाता है, तो नो यूनिट्स डिवाइडेड बाय केल्विन का इनवर्स, तो ये आंसर आता है केल्विन। ग्रेडियंट के यूनिट्स तुम्हारे जो होते हैं वो केल्विन में आते हैं, ठीक है। तो इफ यू वांटेड टू नो दैट, अच्छा आगे चलते हैं हम। the relation between log kW and 1/t is given by the equation shown. Use the gradient determinant in B5 to calculate the value for the enthalpy change in kilojoule per mole for the dissociation of water. If you were unable to determine and blah blah blah. एक सेकेंड, एक सेकेंड, उसका मतलब हमने कोई मिस्टेक कर दिया था, इधर बहुत ज्यादा हाई वैल्यू आ रही है। मे बी आई फॉरगॉट टू पुट द एक्सपोनेंट, या देयर वाज एन एक्सपोनेंट ओवर हियर, इनटू 10⁻³ है, सो नीचे को हम इनटू 10⁻³ करते हैं। अब बताओ आंसर को, इस आंसर को बेसिकली -2.86 को डिवाइड कर दो बाय 10⁻³, सो आई बिलीव इट विल बी 2860, 2860 हो जाएगा ना, राइट, 2857, ओके, -2857 करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट, मैं जो हूं वो उसको -2860 लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाते हैं ला ला ला। अच्छा हमें जो है वो डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है। नाउ वी नो दैट log के डब्ल्यू वाज ऑन द वाई एक्सिस, देन द माइनस डेल्टा एच ओवर 2.303 आर into 1 over t plus the constant, right? So we can linearize this equation. केमिस्ट्री के तो निहायत ही आसान होती है लिनियराइजेशन, y इक्वल्स टू mx प्लस c, द ग्रेडियंट की वैल्यू इज बेसिकली इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच ओवर 2.303 आर। अच्छा अब डेल्टा एच की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, ये आई थी, सॉरी डेल्टा एच की वैल्यू में निकालनी है, ग्रेडियंट की वैल्यू क्या थी -2860, सो -2860 इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच ओवर 2.303, और आर हमको देखना पड़ेगा ये आर क्या है। Have they given the value of R? I think this R is the molar gas constant. लेकिन ये molar gas constant यहाँ पे क्या कर रहा है? What? Actually, हमें बताया था कहीं कल ये R वार क्या है ये? Okay. Most probably फिर ये एसिड वो ही होगा, molar gas constant ही होगा. But that's weird. They usually tell that कि अगर molar gas constant है तो बता देते हैं क्वेश्चन में. Spontaneous छोड़ते नहीं है. खैर होगा फिर ये molar gas constant. लेकिन ये molar gas constant किस विषय में आ रहा है? चलो अब और तो कोई तरीका है नहीं पढ़ने का। सो 8.31 एंड ये हो जाएगी हमारी वैल्यू, ठीक है। सर इफ वी गिवन वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम सो वी कैन गेट 2 मार्क्स, यू कैन गेट 2 मार्क्स अब्दुलरहमान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जबरदस्ती ग्राफ और वो सारी चीजें छोड़ के आओगे, ग्रेडियंट की वर्किंग नहीं करके आओगे। अगर तुमने वो छोड़ा, अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ, तो इधर के तुम आगे कर भी लो कैलकुलेशन में, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। एटलीस्ट तुम्हारा अटेम्प्ट होना चाहिए उधर, you should have an attempt over there, ठीक है। बट इफ द टाइम इज रनिंग आउट ना, आपने कुछ 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स लगा लिए लेकिन बाकी का टाइम नहीं है, तो आप इससे करके आ जाओ, तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने पूरा सवाल छोड़ के आप सिर्फ ये करके आ गए, तो फिर तो कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा ये वैल्यू क्या आ रही है, अब वैसे यही कंफ्यूजन मुझे भी है कि आर पता नहीं कहाँ से आ गया, इनको बताना चाहिए था, लेकिन ये आर इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता, जब बताया हुआ नहीं है तो आर वही होगा हमारे पास। चलो देखता हूँ मैं इसको बाहर से क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही है इधर, सो -2860 इंटू, बल्कि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस को हम कैंसिल आउट कर देते हैं, और इंटू 2.303 इंटू 8.31, दैट इज 54734 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है तकरीबन। और इसको हम 3 सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर लेते हैं, सो दिस शैल बी 5.47 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4,
ठीक है, लेट मी सी ये क्या दिया हुआ है। हाँ, आर 8.31 ही है, ठीक है। सो वो आर हमें 8.31 इस्तेमाल करना है। बिट वियर्ड, व्हाई हैव दे नॉट टोल्ड अस दैट यू हैव टू यूज आर, दैट इज द मोलर गैस कांस्टेंट, लेकिन खैर क्वेश्चन में और कहीं आपको आर नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो फिर यही बनती है बस, इसका मतलब कि भाई आर जो है वो 8.31 है। तो बाय थ्री सिग्निफिकेंट, बिकॉज मैंने यहाँ पे जो मैंने ग्राफ से वैल्यूज पढ़ी हैं वो थ्री सिग्निफिकेंट पढ़ सकता था मैं, राइट। लुक एट योर एक्स एक्सिस, दैट इज 2.81, 2.82 एंड सो फॉर। तो थ्री सिग्निफिकेंट, यहाँ से मैंने ग्रेडियंट को थ्री सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर दिया, और फिर मैंने जब ग्रेडियंट की मदद से डेल्टा एच निकाला तो मैं डेल्टा एच को भी थ्री सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है मरियम। डेल्टा एच हमेशा किलो जूल पर मोल में आएगा। दैट्स गुड क्वेश्चन, ये भी देखना चाहिए था। हाँ, हमेशा किलो जूल पे ही आएगा। डेल्टा एच वैसे डाला जाता है कहीं भी तो किलो जूल पर मोल में ही डाला जाता है। और आर जो होता है, हाँ, नहीं, बिल्कुल सही पूछ रहे हो। दैट्स अ वेरी स्मार्ट थिंग अल्मा, वेरी स्मार्ट। जूल पर केल्विन पर मोल है, सही। और माशाल्लाह इन दोनों ने काफी सारी चीजें दी हैं भाई करने के लिए। इसी में होगा, इसी में ही जो है वो एडजस्टेड होगा फॉर दैट, ठीक है। डेल्टा एच वैसे अगर उन्होंने लिखा हुआ है ना, तो फिर ये 10⁻³ मतलब किलो जूल पर मोल में ही होगा ये डेल्टा एच, ठीक है। वरना हम डेल्टा एच को नहीं लेते ऐसी, डेल्टा एच इज ऑलवेज यूजुअली इन किलो जूल्स पर मोल, अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली स्टेटेड, ठीक है। थोड़ा सा वेग सही है क्वेश्चन, मार्क्सी में भी कुछ नहीं लिखा हुआ, मार्क्सी में लिखा हुआ बस ये बच्चा ये करके दिखा दे, इस तरह से कैलकुलेट कर दिखा दे, बस मार्क्स दे दो, नो आंसर नो नथिंग, ठीक है। तो दिस इज दी वर्किंग, दिस इज दी होल ऑफ योर समर 23 50